दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। अपने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार, आखिर वो अपने यहाँ जनसंख्या पर, आबादी पर, पॉपुलेशन पर कंट्रोल चाहती है या जिस पॉपुलेशन पर वो कंट्रोल चाहती है उसी पॉपुलेशन के लिए, वहीं की आबादी के लिए, वहीं के लोगों के लिए वो खतरा भी बढ़ा रही है, वो खतरे भी पेश कर रही है। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि आबादी बहुत बढ़ गई है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, संसाधन सीमित हैं, इसलिए वो विधि आयोग उसका जो है वो एक ड्राफ्ट लेकर आया है। अब उस ड्राफ्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार फैसला कर सकती है, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकती है और उसके मुताबिक कई कानून, कई प्रावधान बनाए गए हैं। 2 बच्चा नीति बनाई गई है कि जो 2 बच्चे से ज़्यादा जिनको बच्चे होंगे उनको लोकल बॉडी इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा। कुछ प्रदेशों में ऐसा किया जा चुका है। इसके अलावा प्रमोशन से वंचित किया जाएगा, सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी, यानी सरकारी जो सहायता मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें सजेस्ट की गई हैं। फिर एक बच्चा नीति के लिए भी कुछ प्रावधान करने की बात सुनी जा रही है कि उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या उसके फ़ायदे होंगे, ये सब भी हो सकता है सजेशंस जो हों वो एग्जीक्यूट किए जाएं भविष्य में। लेकिन आज जो दोस्तों हम आपसे बात करना चाहते हैं कि एक तरफ तो आबादी के लिए इतनी सारी बातें हो रही हैं कि कैसे कंट्रोल उसको किया जाए, संसाधन हमारे सीमित हैं, और दूसरी तरफ उसी आबादी के लिए सरकारी स्तर पर खतरा पैदा किया जा रहा है। ठीक वैसा ही खतरा जैसा पंचायती राज इलेक्शन के पहले चरण में किया गया था। और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने, एक्सपर्ट्स ने, कोविड-19 के जानकारों ने कहा था कि भारत में, खासकर उत्तर भारत में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं भारत के, वहां पर कोरोना की दूसरी लहर के पहले जो सुपर स्प्रेडर, यानी जो माना गया कि सबसे अधिक जिनकी वजह से कोरोना का प्रसार हुआ, वो चीज़ें 2 थीं। वो एक कुंभ मेला उत्तराखंड में, हरिद्वार में, और दूसरा जो था उत्तर प्रदेश के पंचायती राज इलेक्शन, जिसमें टीचर्स और बहुत सारे जो सरकारी कर्मी थे वो उसके प्रभाव में आ गए थे। बहुत सारी डेथ्स हुई थी। डेथ्स की, मौतों का फिगर जो है उसको लेकर भी विवाद रहा। तो हमारा ये कहना है कि अभी जो कांवड़ यात्रा, इस कांवड़ यात्रा को, दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार उत्तराखंड में है, लेकिन उसने कहा कि हम नहीं होने देंगे अपने यहां, यानी कांवड़ यात्रा से मुक्त रहेगा उत्तराखंड। यह मुख्यमंत्री का फैसला है, और वो भी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, या प्रधानमंत्री से जो भी होगा। मैं नहीं जानता दोनों लोगों के बीच क्या डिस्कशन हुआ। 2 बड़े लोग हैं, वो आपस में मीटिंग में क्या करते हैं, हम जैसे पत्रकारों को कहाँ मिलती है खबर ये। लेकिन जो भी बात हुई उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ कांवड़ यात्रा रोक दी। और दोस्तों ये मैं बताऊं, और आपको भी याद होगा, पिछले साल कोविड के कारण ही, कोरोना के कारण ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हर जगह कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई थी। तो आखिर इस साल जब तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी वेव की इतनी सारी चर्चा है, इतनी सारी आशंकाएं हैं, स्वयं प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है तो वो अपने आप नहीं आएगी, यानी उनका संकेत है कि उसमें योगदान जो होगा हमारे लोगों का होगा, जो नहीं मान रहे हैं बाजार में जाने से, और बाजार में भी पूरे भीड़ के साथ जा रहे हैं लोग, मास्क नहीं लगाते, कई बार वैक्सीनेशन की गति धीमी है। तो ये तमाम संकेतों को वो दे रहे थे। हमारा ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो क्या उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री ये बात सुन नहीं रहे हैं? तो अगर सुन रहे हैं तो कोविड की महामारी के तीसरी वेव की आशंका के मध्य ये कांवड़ यात्रा को अलाउ करने का क्या मतलब है? उत्तराखंड अलाउ नहीं कर रहा है, आप अलाउ कर रहे हैं। कमाल की बात है। अरे भाई, चुनाव तो वहां भी होना है। कांवड़ यात्रा कोविड-19 के दौर में, इस महामारी के दौर में, जब मनुष्यता पर खतरा है, और जब मनुष्यता पर खतरा है तो उसके पूरे समाज पर खतरा है, उसकी संस्कृति पर खतरा है, उसके धर्म पर खतरा है, उसकी नदियों पर खतरा है, उसके घाटों पर खतरा है।
अगर खतरा इस कदर है इस महामारी से, तो धर्म पर खतरा नहीं है? तो धर्म बचाने का जरिया कांवड़ यात्रा निकालना है, या इस महामारी से लड़ना, इस महामारी को निष्फल करना, तीसरी वेव आने को जो कहा जा रहा है उसको रोक देना? कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? धर्म का क्या फर्ज है? एक धर्मात्मा का क्या रोल है? अब अगर ये आप कहते हैं कि धार्मिक आस्था है कि महामारी में भी हम कांवड़ यात्रा निकालें, तो कोई ये भी कह सकता है कि ये धार्मिक आस्था का प्रश्न है कि वो 2 बच्चा पैदा करे या 3 या 4। ऐसे ऐसे दिमाग भी अपने देश में है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि केवल आस्था या किसी के मनोगत विचारों से यह दुनिया नहीं चलती, और न शासन चलता है। शासन संविधान से चलता है, और संविधान में धार्मिक अगर आजादी का प्रावधान है तो उसके लिए बहुत सारे, यहां तक कि अभिव्यक्त की आजादी के लिए भी, अपने को विचार व्यक्त करने की आजादी के लिए भी उसमें प्रावधान ये भी किए गए हैं कि क्या संयम बरता जाए, क्या जरूरतें ऐसी हैं, क्या प्रावधान ऐसे हैं कि हिदायत दी हमारे संविधान निर्माताओं ने कि अगर ये है तो इसका भी पालन होना चाहिए। तो मेरा यह कहना है कि धार्मिक आस्था का प्रश्न अगर है तो वो कहेंगे कि धार्मिक आस्था बच्चे पैदा करना भी है, और ज्यादा से ज्यादा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि वैज्ञानिकता, तर्क और संवैधानिकता, इसके आधार पर फैसले लिए जाने चाहिए। और वैज्ञानिकता का तकाजा यह है दोस्तों, तर्क का तकाजा यह है, संवैधानिकता का तकाजा यह है कि वाकई हम धार्मिक आजादी लोगों को जरूर दें, लेकिन वो मनुष्यता के लिए और स्वयं धर्म के लिए खतरा न बन जाए, जैसा कुंभ में देखा गया। और यही कारण है कि हमारे देश में परिवार नियोजन की जो योजना आई, उस पर बहुत सारे लोगों ने पिटीशंस दिए थे, लेकिन कोर्ट्स ने इंटरटेन नहीं किया। परिवार नियोजन एक जरूरी परियोजना है, एक जरूरी प्रकल्प है। तो ऐसी स्थिति में परिवार नियोजन या बर्थ कंट्रोल अगर अपने देश में देखा जाए, तो जो एक तर्क मौजूदा सरकार दे रही है उत्तर प्रदेश की, ऑलरेडी हमारे देश में आबादी में काफी हद तक स्थायित्व आया है। यानी जो फर्टिलिटी रेट है, अगर हम उसका एक हिसाब लें तो उसमें जो कमी आई है वो पहले के मुकाबले काफी कम है। और ये एक बड़े संतोष की बात है। स्वयं इस पार्टी के जो एलाइज हैं, जैसे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो भी कह रहे हैं कि कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए शिक्षा की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। दोस्तों, सच बात यह है कि जो ये आबादी को कंट्रोल करने के नाम पर कानून का हथकंडा अपनाया जा रहा है, ये सिर्फ किसी एक धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर केवल इसकी गाज नहीं गिरेगी। ये कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये केवल मुसलमानों के खिलाफ इंटेंडेड है और उन्हीं के लिए लाया गया है। दरअसल चुनाव के जरिए, चुनाव में जो मोबिलाइजेशन होगा, उसमें जरूर इसको हिंदू मुसलमान कोई बना सकता है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जुमले, बहुत सारे फिक्रे इस तरह से चुनाव में कहे जाते हैं जो किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ बड़ी किसी कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए जिनका मकसद होता है। लेकिन सच यह है कि कानूनी हथकंडा, खासकर चुनाव में पार्टिसिपेट करने से, उम्मीदवार बनने से रोकने का जो है, अगर यह प्रावधान लागू होता है तो यह समूचे समाज के गरीबों के खिलाफ जाता है, किसानों, मजदूरों और उन लोगों के खिलाफ जाता है जिनके पास अभी तक शिक्षा की कमी जिन परिवारों में है, जिन समाजों में है, जो गरीब हैं। और हमने एक वोट एक व्यक्ति का सिद्धांत लागू किया है अपने संविधान के तहत, यानी हर व्यक्ति को वोट देने की, यहां तक कि चुनाव लड़ने की आजादी है। तो आप चुनाव लड़ने की आजादी छीन कैसे सकते हैं? इसलिए जिन प्रदेशों में यह कानून पहले भी लागू किया गया है, वो मेरे हिसाब से, जितना मैं संविधान को समझता हूं, वो असंवैधानिक है। किसी भी व्यक्ति
के अधिकारों को अगर आप वंचित करते हैं उसके चुनाव में पार्टिसिपेट करने से, तो ये उसके मानवाधिकार का हनन है, उसके संवैधानिक अधिकार का हनन है। और माफ कीजिएगा, अपने देश में हमने पाया है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार है, जिसके पास थोड़ी बहुत समृद्धि आई है, वो बच्चे कम पैदा करेंगे। लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग जो पढ़े लिखे हैं, आप उनके घरों में जाइए और पाएंगे कि उनके यहां 2 बच्चे से ज्यादा नहीं है, कई जगह तो एक ही बच्चा आप पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जागरूकता आई है, समझदारी आई है कि ज्यादा बच्चे सरदर्द होंगे, परेशानी का सबब होंगे, और यही नहीं, आर्थिक बोझ होंगे। उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा जो बच्चा पैदा होंगे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, हम ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे सामान्य लोग। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का कहना बिल्कुल सही है कि शिक्षा और जागरूकता की जरूरत है आबादी कंट्रोल करने के लिए। इन लोगों ने बाकायदा आरिफ नरीमन और BR गवई साहब, इन दोनों माननीय न्यायमूर्तियों की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर उत्तर प्रदेश ने सरकार ने कांवड़ यात्रा को क्यों अलाउ किया है, जबकि उत्तराखंड ने नहीं अलाउ किया है। इस पर क्या सरकार का स्पष्टीकरण है। 16 जुलाई को सुनवाई है। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि देखें ये कोर्ट में क्या सरकार जवाब देती है, और दोनों अपने जो फैसले हैं, खासकर कांवड़ यात्रा को अलाउ करना, और दूसरी बात दंडात्मक कार्रवाई के साथ जनसंख्या कंट्रोल का जो प्रावधान है चुनाव से ऐन पहले, जिसका मकसद मैं समझता हूं कि डाइवर्ट करना है सारे इश्यूज से, अपनी विफलताओं से डाइवर्ट करना लोगों का ध्यान। वो विफलताएं जो कोरोना की हैं, महामारी में उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह पूरी तरह टोटल फेल्योर रहा, जिस तरह से वहां पर पूरी इंडस्ट्री चौपट हो गई है, जिस तरह से वहां सरकारी कर्मचारी बेहाल हैं, जिस तरह से ग्रोथ रुकी हुई है, जिस तरह से एजुकेशन का पूरा क्षेत्र जो है एकदम बेहाल है, बेरोजगारी भयानक है उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि इन मसलों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक ये डाइवर्जन की टैक्टिक्स के तौर पे ये मसला सामने लाया गया है। अब देखना है कि इन दोनों पर सरकार क्या जवाब देती है, खासकर सुप्रीम कोर्ट में जो कांवड़ यात्रा का जो पिटीशन आया है वो, और भविष्य में जो आबादी कंट्रोल का दंडात्मक जो एक प्रावधान वो सजेस्ट कर रही है, जिससे इंस्पायर होकर लोग कह रहे हैं कि वो प्राइवेट मेंबर बिल भी लाएंगे पार्लियामेंट में। तो बड़ा दिलचस्प ये मामला है कि एक तरफ विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो इसके खिलाफ हैं, दूसरी तरफ वही विश्व हिंदू परिषद समर्थक और RSS और BJP समर्थक जो सांसद हैं वो कह रहे हैं हम प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। तो ये कुल मिलाकर एक चुनावी उलझाव है लोगों को भ्रमित करने का। इन शब्दों के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।